हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है एक बहुत ही अमीर बंदे नैनफैंग की, जो कि एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से है। उसकी बचपन से एक गर्लफ्रेंड थी, तियानवे। पर उसके दादाजी चाहते थे कि नैनफैंग शुयान से शादी करे। अपने फादर के बचपन में ही गुजर जाने के बाद से नैनफैंग हमेशा अपने दादाजी की ही बात मानता था। एंड आज उसकी शादी थी शुयान के साथ, जिसे वो पसंद तक नहीं करता। शादी से ठीक पहले उसकी गर्लफ्रेंड तियांगबे उसे फोन कर कह रही थी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें कल रात का उनका बीच पर रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, पर आज नैनफैंग शुयान, जिससे वो प्यार भी नहीं करता, उससे शादी करा था। वहीं दूसरी तरफ वो हमें शुयान को दिखाते हैं। वो शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त उसे कॉल करती है, तुम कितनी गंदी दोस्त हो, तब शादी करी हो जब मैं बाहर हूँ। वो कहती है कि डिसाइड एक रात पहले ही हुआ, इसलिए। तभी कोई शुयान को चिल्लाकर पुकारता है। वो बाहर आकर देखती है तो वेडिंग हॉल में तियानवे तैयार खड़ी थी। वो गुस्से में थी एंड शुयान ये उसके पास आती है और उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस ड्रेस में? तियांगबे उसके हाथ में चाकू पकड़ा वो खुद को स्टैब कर देती है एंड कहती है, अब तुम कभी नैनफैंग से शादी नहीं कर पाओगी। अचानक उसकी मदद की पुकार सुन नैनफैंग वहां पर आता है एंड शुयान को सामने देख वो कहता है, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, इससे ज्यादा अब तुम्हें क्या चाहिए? तुमने बेचारी तियानवे को क्यों मारा? तुम्हें ऑफिसर्स ही अब सजा देंगे। अचानक दादाजी उसे रोकते हैं एंड कहते हैं, तुम्हारी शादी शुयान से ही होगी। एंड वो कुछ भी नहीं सुनते। अगले सीन में उन दोनों को घर पर दिखाया जाता है। उनकी शादी अब हो चुकी थी एंड नैनफैंग वहां उसे कहता है, तुम्हारे दादाजी ने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई थी सालों पहले, एंड ये कर्ज चुकाने उन्होंने मुझसे तुम्हारी शादी करवा दी, पर हम कभी ऐसा कपल नहीं रहेंगे। लेकिन अचानक वहां पर उनका पैर फिसलता है एंड शुयान नैनफैंग के ऊपर गिर जाती है। उसके चेहरे को देख वो मेस्मराइज हो गई थी एंड तभी वो कहता है, अब होश में भी आ जाओ। अगली सुबह घर की हाउस हेल्प शुयान से पूछती है, मैम आप अक्सर लंच बनाते हो जब भी सर खाने पे आने वाले होते हैं, पर वो कभी भी आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते। शुयान जवाब नहीं देती, दुखती नस पे जो हाथ रख दिया था। तभी उसे मैसेज आता है कि आज नैनफैंग तियानवे के साथ बाहर जा रहा है तो वो लंच पे नहीं आएगा। शुयान को बुरा लगता है, जिसपे वो लेडी कहती है, क्या हुआ मैम? शुयान सच नहीं बताती एंड कहती है, मिस्टर शेंग को कोई काम आ गया। अब हम देखते हैं शी को, शुयान की बेस्ट फ्रेंड। वो उसे कहती है, तुम और नैनफैंग कितनी क्लोज आ चुके हो, बताओ बताओ अब तक क्या हो गया? वो कहती है, हम तो आज तक अच्छे से बात भी नहीं किए। ये सब तो दूर की बात है। उसकी दोस्त कहती है, तो तुमने इस लड़के से शादी की ही क्यों? कॉलेज में इतने सारे लड़के तुम्हारे दीवाने थे, वो मिस्टर गू याद है? तभी शुयान को घर से कॉल आता है जहाँ उसकी मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ घर पर आए हुए थे। वो घर आती है एंड ये दोनों किसी टीवी सीरियल के टिपिकल विलेंस की तरह उसकी बेइज्जती करी थी। एंड शुयान जब गुस्से में आकर अपनी सिस्टर इन लॉ को स्लैप करती है तो दोनों मदर डॉटर एक साथ गिर जाते हैं। एंड अचानक एन मौके पर वो नैनफैंग आ जाता है। मदर एक्टिंग करती है कि तुम्हारी प्यारी वाइफ ने हमें मारा। शुयान के लाख समझाने पर भी नैनफैंग नहीं सुनता एंड वो उसे उन दोनों से माफी मांगने कहता है। वो कहती है, तुम मेरी एक नहीं सुनना चाहते, एंड रोते हुए बाहर आ जाती है। वहां भागते हुए हमें उसके थ्रू एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है शुयान के कॉलेज लाइफ का। एक दिन उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी तो वह ऐसे ही भागते हुए रोई जा रही थी। नैनफैंग उसे देख अपनी हैंकरचीफ देता है एंड कहता है, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। उसका प्यारा नेचर देख शुयान को अच्छा लगता है। अब काफी दिन बाद दोनों पहली बार डेट पे गए थे। ये एक ब्लाइंड डेट थी, लेकिन ये डेट उनके सहमति से अरेंज नहीं की गई थी, बल्कि ग्रैंडपा ने जबरदस्ती उन्हें साथ में भेजा था, जिस बात से शुयान तो थोड़ी खुश भी थी, पर नैनफैंग बिल्कुल भी नहीं। आज प्रेजेंट में शुयान ऐसे ही रोड के किनारे रोते हुए बैठी थी। अचानक उसके पास मिस्टर गू आता है। कॉलेज के दौरान ये शुयान को बहुत पसंद करते थे, पर उसने कभी शुयान को फोर्स नहीं किया। आज भी वो उसकी मदद करते हैं इन घर तक छोड़ देते हैं। जो ऊपर खिड़की से दोनों को साथ देख नैनफैंग को गुस्सा आ गया था। शुयान के कमरे में आते ही वो उससे पूछता है, तुम्हें शायद पता नहीं, पर वो शख्स हमसे बहुत कम अमीर है। तुम्हें यकीन है ना तुमने सही बंदे को चूज किया है? वो कहती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है एंड नैनफैंग उसे बेड पर सुला देता है। सुबह सुबह उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि तियानवे वहां पर एडमिट है। वो शुयान को छोड़कर उसे देखने चला जाता है। यहाँ घर पर उसकी हालत खराब हो रही थी एंड किसी तरह उसकी दोस्त शी आकर उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। जहाँ जब वो अपने रूम से बाहर आते हैं तो नैनफैंग तियानवे को सहारा देते हुए उन्हें दिखाई देता है। ये देख शुयान तो नहीं, बस शी भड़क गई थी। वो नैनफैंग को खड़ी खोटी सुनाती है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, पर तुम्हें शर्म नहीं आती एक दूसरी लड़की के साथ हो, जबकि तुम्हारी खुद की वाइफ इस हालत में है। तियांगवे कहती है, वाइफ? कौन सी वाइफ? उनकी शादी मर्जी के बगैर हुई है। शुयान अपनी दोस्त को शांत करवा के ले जाती है, जिसपे उसकी दोस्त कह रही थी, तुम ऐसे कैसे झेल सकती हो, वो तुम्हें चीट कर रहा है। शुयान कहती है, वो एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे, मैं क्या कर सकती हूँ। शी कहती है, तो उसने तुमसे शादी ही क्यों की? शी का बोल्ड नेचर देख तियांगवे अपने पावर एंड सोर्सेस का यूज कर उसे जॉब से फायर करवा देती है। एनीवे शुयान उसे माफी मांग रही थी कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। वो कहती है, नहीं वैसे भी मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती थी।
इस बार शुयान को सच में बुरा लगा था, तो वो डायरेक्टली नानफांग से कहती है कि अपनी पावर कैसे गलत इस्तेमाल करना सही है। तुमने मेरी दोस्त को जॉब से क्यों निकलवा दिया? क्योंकि उसने तुमसे सही बात पर क्वेश्चन किया, इसलिए। वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसे काम करता भी नहीं। वहाँ वो उसे एकदम क्लोज आकर उससे घूर रहा था। अचानक वहाँ उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं एंड वो उस पर बहुत नाराज थे, दूसरे किसी कारण से। वो कहते हैं तुमने तियान फैमिली को हमारी कंपनी में शेयर्स लेने क्यों दिए? तुम्हें पता है ना वो कैसे लोग हैं, वो थोड़े शेयर से शांत नहीं होने वाले। क्या तुम यही चाहते हो कि वो हमारी कंपनी टेक ओवर कर ले? नैनफैंग कहता है हमारी कंपनी को फंड्स की जरूरत है एंड इस सिचुएशन में मुझे यही सही लगा। ग्रैंडपा एक विप मंगवाते हैं और उसे मारते हैं। तभी बीच में शुयान आकर उसे बचाती है एंड बाद में उसे मलहम लगाती है। पहली बार शुयान को नानफांग की तरफ थोड़ा भी अच्छा लगा था, स्टिल वो उसे अच्छे से बात नहीं करता। वही अगली सीन में पता चलता है शी को दोबारा जॉब पे विद इंक्रीमेंट रख लिया गया है एंड ये देख शुयान नानफांग को थैंक यू कहती है, जिस पे वो कहता है मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो मैंने ये सब कुछ करवाया। अब अगले सीन में वो एक पब में ड्रिंक्स कर रहा था। अचानक वहाँ त्यांगवे आती है एंड वो उसे कस की पकड़ कर कहती है प्लीज उस लड़की से दूर हो जाओ। घर पर शुयान ने नानफांग के लिए स्पेशली केक प्रिपेयर किया था क्योंकि आज रात 12 बजते ही उसका बर्थडे था। वो उसे विश भी करती है एंड केक टेस्ट करवाती है, लेकिन केक का टेस्ट पूछने पर वो उसे किस कर कहता है खुद ही जान लो। एंड फिर उनकी इंटीमेसी के बाद अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो नानफांग को अपने सामने डिवोर्स एग्रीमेंट्स पे साइन किया हुआ दिखता है एंड कमरे से शुयान गायब थी। उसे लगता है कि शुयान उसे छोड़कर जाना चाहती है। दूर हमें त्यांगवे को दिखाते हैं जिसने कल रात पब में नैंगवैंग को बिना पता चले डिवोर्स पेपर्स उसके शर्ट के अंदर डाल दिए थे। एंड सुबह सुबह बेड पे शुयान को ये पेपर्स दिख जाते हैं एंड तभी फोन पे एक मैसेज आता है जहाँ त्यांगवे ने लिखा था दूर रहो नानफांग से। एंड ये तो उसे इतना हर्ट फील हुआ कि वो साइन कर यहाँ से चली जाती है। रास्ते में रोते हुए वो बस यही सोच रही थी कि कैसे उसका हस्बैंड अपनी बचपन की दोस्त से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उन दोनों के बीच यहाँ फंस चुकी है। तभी अचानक एक कार उसे उड़ा देती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से कॉल आता है एंड नैनफैंग वहाँ पहुँचता है, लेकिन ये कॉल शुयान के लिए नहीं था बल्कि ग्रैंडफादर के लिए था। उनके आखिरी कुछ मिनट्स बचे थे तो वो उनसे मिलने जाता है एंड यहाँ एक बड़ा सा रिवील होता है कि शुयान को शादी करने के लिए नानफांग के ग्रैंडपा ने कहा था ताकि वो ये बात इंश्योर कर ले कि उनका पोता नानफांग तियानवे जैसी लड़की के प्यार में न फंस जाए जो लिटरली उसका अच्छा नहीं चाहती बल्कि बस उसे ऑब्सेस्ड है। शुयान को उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि वो समझदार है एंड अच्छी है एंड साथ ही वो नानफांग को पसंद भी करती है। आज ये सारी बात बताकर वो नानफांग से माफ़ी भी मांगते हैं। बाद में नानफांग शुयान से कहता है कि डिवोर्स को हम रिकंसिडर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पता नहीं कैसे इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी शुयान को बस इतनी हल्की सी खरोच आई थी। वह शुयान कहती है मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती, तुम तियानवे के साथ ही खुश रहो। अब घर आकर हर जगह उसे शुयान नजर आ रही थी एंड वहीं तियानवे के ऑब्सेसिव एटीट्यूड से वो परेशान हो गया था। ऊपर उनके कमरे में उसे शुयान की डायरी मिलती है जो उसने हर एक बात लिखी थी कि वह कब से नानफांग को पसंद करती है। ये देख वह हैरान रह जाता है। अब ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं एंड नैनफैंग अभी शुयान को याद करता था एंड उसकी और तियानवे की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। हैरानी की बात है कि 5 साल से ये लोग कौन सा घर बना रहे थे कि इन्होंने इतने सब के बाद भी शादी नहीं की। एक शाम नैनफैंग एक पार्टी में जाता है। वह मिस्टर गू के साथ एक लेडी एंटर करती है एंड वो और कोई नहीं बल्कि शुयान थी। वो अब एक बिजनेस वुमेन बन चुकी थी एंड ये देख नैनफैंग समझ नहीं पाता कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो उसे मिली क्यों नहीं। उनके बीच वह सालों बाद इंटरेक्शन होती है लेकिन शुयान वह नानफांग को 1% भाव नहीं देती एंड चली जाती है। फिर हमें पता चलता है इतने वक्त से वो फ्रांस में थी एंड मिस्टर गू के कॉन्टैक्ट में। दूसरी तरफ देखते हैं त्यांगवे और उसकी सिस्टर इन लॉ आज एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर से मिलने गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात वहाँ पे काम करे शुयान से होती है। वहाँ पर वो लोग उसका इंसल्ट करते हैं क्योंकि उनकी पहचान सीधा डायरेक्टर से है एंड ये तो यहाँ काम करने वाली थी। फिर उसके और इंसल्ट करने वो उससे कॉफ़ी मंगवाते हैं। बाद में सेक्रेटरी आकर उन्हें रिवील करती है डायरेक्टर आप अपने फ्रेंड से पहले ही मिल चुकी हैं। उन दोनों की ये देख बोलती बंद हो गई थी कि जिस लड़की को वो इंटर्न समझ रहे थे वो तो यहाँ की मालिक निकली। इस बेइज्जती का बदला नानफांग की मदद खुद लेने के लिए शुयान को मिलने बुलाती है एंड पूछती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए यहाँ से जाने के लिए। वो कहती है अगर आप मुझे पैसों से खरीदना ही चाहती हैं तो आधी प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा चलेगा। ये सुन वो एकदम हिल जाती है कि ये लड़की कितनी बदल चुकी है। अचानक वह नानफांग आ जाता है एंड यहाँ एक बात गौर करने वाली ये थी कि शुरुआत में गलत वक्त में वो हमेशा गलत जगह आता था एंड अब सही वक्त पे सही जगह। वहाँ कर वो अपनी मदर पे ही भड़क जाता है एंड दोबारा वो शुयान से बात करना चाह रहा था। दरअसल वो तियानवे से शादी करना नहीं चाहता एंड शुयान के जाने पर ही उसे उसकी असली वैल्यू समझ आई। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है एक ऑक्शन को जब मिस्टर गू भी मौजूद थे एंड एक चैरिटी के लिए वह शुयान अपनी ईयररिंग्स की बोली लगाती है। मिस्टर गू से हौसला देने के लिए बहुत ही ऊंची बोली लगा रहे थे लेकिन तभी नानफांग आकर इतनी ऊंची बोली लगाता है कि सभी लोग चुप रह जाते हैं। वहाँ दोबारा नानफांग शुयान के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन शुयान उस पर चिल्लाकर कहती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने 1000 बार कहा है कि मुझसे दूर रहो।
तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है क्या? इसके बाद हमारे सामने एक राज खुलता है। शुयान और मिस्टर गू का एक बेबी भी है जिसका नाम है लिटिल मून। ये फोटो दूर से एक बंदा खींच लेता है। जब इस बारे में नानफोंग को पता चलता है तो उसे यकीन नहीं होता। वो उनका पीछा करता है। लिटिल मून को स्कूल से पिकअप करते टाइम वो उसे लेकर अपने साथ रेस्टोरेंट आ गया था। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि स्कूल वाले किसी को भी बच्चा ले जाने दे देते हैं। रेस्टोरेंट में लिटिल मून कहती है, मैं यहाँ आइसक्रीम नहीं खा सकती क्योंकि मम्मी कहती है स्ट्रेंजर्स का दिया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। वो कहता है, मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी मदर का हस्बैंड हूँ। वो कहती है, मतलब आप मेरे फादर हो ना? वो कहते हैं हाँ। इसके बाद वो उसे शुयान के घर लेकर आता है जब शुयान बहुत ही टेंशन में थी। वहाँ वो उस पर बहुत गुस्सा करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसका उसके बेबी पे कोई हक नहीं। वो कहता है, ये बेबी मेरा भी है। जब वो रिवील करता है कि उसने डीएनए टेस्ट करवाया था। हैरानी की बात है कि रैंडम पर्सन डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब यही जाने कि इन्हें परमिशन किसने दी। वहाँ वो शुयान से रिक्वेस्ट करता है कि उसे माफ़ कर देने के लिए, लेकिन वो दोबारा उसके साथ फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है। लेकिन नानफोंग शांत कैसे बैठता। वो शुयान को ना सही पर लिटिल मून को पिकअप करने के बहाने उसे अपने पास रखता है एंड उससे दोस्ती करता है। इस दौरान वो फोटोग्राफर तियांग वेई को फोटोज भेज बच्चे के बारे में सब कुछ बताता है एंड तियांग वेई जाती है लिटिल मून से दोस्ती करने एंड कहती है कि वो उसके होने वाली स्टेप मदर है। जिस पर लिटिल मून कहती है, स्टेप मदर क्यों, मेरे मॉम एंड डैड है ना, वो दोबारा शादी कर लेंगे। एंड वहाँ तियांग वेई एकदम शॉक रह जाती है कि छोटी बच्ची इतनी ज़्यादा बोलती है। वहाँ वो तियान वेई को उसके ही जाल में फंसा देती है, खुद तियान वेई को मारकर एंड चिल्लाकर कि डैड देखो ये मुझे मार रही है। तियांग वेई को बहुत गुस्सा आता है पर वो एक बच्ची के सामने क्या ही करती। वहीं हम देखते हैं शुयान एक बिजनेस डील के लिए गई हुई थी जब वो बिजनेसमैन डील के बदले उसके साथ गलत करना चाह रहा था। वो उसे ड्रिंक पिला बेहोश कर देता है पर तभी नाइंग फेंग पता नहीं कहाँ से हीरो की तरह आता है और उसे बचाकर घर लेकर आ जाता है। इसके बाद घर पर शुयान नानफेंग को अचानक नींद में ही किस करती है एंड दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन वो उठती है तो ऑलरेडी नानफेंग ने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रखा था एंड उसका बदला वो नीचे देख वो इम्प्रेस भी थी एंड साथ ही शॉक भी। ये सोच कहीं हाउस हेल्प ने काम तो नहीं छोड़ दिया, तभी ये सब कुछ खुद करा है। इन सब के बाद वो दोबारा उससे माफ़ी मांगता है 5 साल पहले जो कुछ हुआ उसके लिए, लेकिन वो अब इन सब में दोबारा पढ़ना नहीं चाहती थी। तभी एक दिन मिस्टर गू जिन्होंने उसकी मदद की थी फ्रांस जाने में एंड 5 साल तक लिटिल मून के साथ रहने में, वो उसे आज फाइनली प्रपोज करते हैं। जिस पे वो कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ लेकिन हम शादी नहीं कर सकते, आई एम रियली सॉरी। इस बात से मिस्टर गू का दिल टूट जाता है एंड अब हमें उनका असली चेहरा नजर आएगा जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो पहले नानफोंग की बहन शोया से मिलते हैं जो कॉलेज टाइम से उन्हें पसंद करती है। मिस्टर गू कहते हैं, मेरे एक दोस्त को शेंग कंपनी में इन्वेस्ट करना था, तो क्या तुम अपने शेयर्स उसे देना चाहोगी? वो इस बात पे हेजिटेट करी थी, जिस पर मिस्टर गू कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वो तुरंत मान जाती है एंड उसे उम्मीद था इसके बाद मिस्टर गू और वो क्लोज आ जाएंगे, लेकिन शेयर्स ट्रांसफर के बाद से वो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शोया एंड तियांग वेई मिलकर अपना दुख बांटते हैं कैसे उन दोनों को ही उनके क्रश से दूर रखा है शुयान ने, क्योंकि मिस्टर गू और नानफोंग दोनों शुयान को ही पसंद करते हैं एंड इसीलिए वहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि शुयान को रास्ते से हटाने का। शुयान कहीं जा रही थी एंड कार से उसे तियान वेई उड़ाने वाली होती है, तभी बीच रास्ते में नानफेंग आकर शुयान की जान बचा लेता है। जो इस बारे में नानफेंग की मदर को पता चलता है वो तियांग वेई को कंपनी से बाहर निकलवा देती है, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी के कारण आज नानफेंग मर सकता था। नानफेंग के साथ हॉस्पिटल रूम में शुयान भी थी एंड वहाँ नानफेंग उसके एकदम पास आ जाता है। लेकिन तभी कमरे में अचानक मॉम और सिस्टर आ गए थे एंड बिल्कुल एक ऑकवर्ड मोमेंट के बाद नानफेंग शुयान को लेकर उनके पुराने घर आता है, जहाँ पर उन्हें यहाँ की पुरानी यादें आ रही थी एंड अब तक वो दोनों ही समझ चुके थे, क्योंकि डिवोर्स की शुरुआत उन दोनों से नहीं हुई बल्कि इसके पीछे तियान वेई थी। अब एक शाम लिटिल मून अपनी मदर शुयान को बताती है कि वह क्लास सिंगिंग में फर्स्ट आई। उसकी मॉम खुश होकर कहती है, बताओ तुम्हें इसके बदले गिफ्ट में क्या चाहिए? लिटिल मून कहती है, सच में बताऊं? एंड अगले दिन लिटिल मून और उसके पेरेंट्स एक कपल रेस्टोरेंट में गए थे जब वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल ऑफर था, अगर कपल किस करेंगे एंड अगर उनकी किस बेस्ट हुई देन उन्हें एक कपल सेट मिलेगा। शुयान कहती है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। लिटिल मून कहती है, मॉम आपने प्रॉमिस किया था, आप मेरी बात मानोगे? नानफेंग कहता है, हमें हमारी बेटी से झूठ नहीं कहना चाहिए एंड वो उसे वहाँ पर किस करता है। इसके बाद ऑफिस में नानफेंग को पता चलता है कि कोई एक शख्स उनकी कंपनी का एक लास्ट शेयर होल्डर अचानक बन चुका है। तभी उसकी डॉटर उसे कॉल कर कहती है, डैड मॉम बेहोश हो चुकी है। वो सारा काम छोड़कर घर आता है एंड शुयान के होश में आने पर वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुकी हो, लेकिन प्लीज़ काम को इतना सीरियसली मत लो कि तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाए। अगले दिन घर पर शियाओ और उसकी मदर आते हैं एंड आज वो शुयान और लिटिल मून को अपनी डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड डॉटर की तरह एक्सेप्ट करती है एंड कहती है, मुझे माफ़ कर दो शुयान, पता है मेरी शादी भी नानफेंग के फादर से बिना मेरी मर्जी से हुई थी एंड मैं ऐसा नानफेंग के साथ नहीं चाहती थी। मुझे लगा तियांग वेई उसके लिए सही है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये बात बाद में रियलाइज़ हुई कि एट द एंड तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो, क्योंकि एक शादी बिना प्यार के कभी खुशी नहीं दे सकती, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शुयान। शुयान कहती है,
जो हो चुका है उसके लिए अब सोचकर कोई फायदा नहीं। यहाँ पर वो बात कर रहे थे एंड दूसरी तरफ त्यांग वाई सुसाइड करने जा रही थी, पर किसी तरह वो दोनों जाकर उसकी जान बचा लेते हैं। वहीं ऑफिस में एंट्री होती है मिस्टर कू की एंड वो नानफांग से कहता है, तुम्हारी बहन और कुछ सीनियर मेंबर्स के शेयर ट्रांसफर के बाद अब मैं ऑफिशियली इस कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुका हूँ एंड इसका ये मतलब है कि शेंग कंपनी के सारे डिसीजंस अब मैं ले सकता हूँ। तो प्रेसिडेंट अब तुम नहीं रहोगे, मैं बनूंगा। नानफांग उससे पूछता है, पर तुम ऐसे नहीं थे तो तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मिस्टर गू कहते हैं, तुम्हारे फादर और मेरी मदर प्यार करते थे, पर उनकी शादी किसी और से हुई जो कि तुम्हारी मदर है। एंड पता है जब तुम्हारी फैमिली ने मेरी मदर से शादी रुकवाई तब वो प्रेग्नेंट थी। नानफांग कहता है, मतलब तुम मेरे स्टेप ब्रदर हुए? मिस्टर गू कहते हैं, मेरी मदर इस कदर ट्रॉमेटाइज हुई थी कि वो मुझे ही भूल गई एंड हमेशा उन्हें स्ट्रोक्स आते थे सिर्फ तुम्हारी फैमिली की वजह से, इसलिए मैंने डिसाइड किया तुम्हें ख़त्म करने का। नानफांग कहता है, पर तुम इस बात का बदला क्यों ले रहे हो? तुम जानते हो हमारी फैमिली कारण हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है, हम दोनों ही विक्टिम्स हैं, तो दुश्मनी क्यों? मिस्टर गू कहते हैं, आखिरकार तुमने भी तो वही किया जो तुम्हारी फैमिली करती आई है, तुमने शुयान को मुझसे छीना। फिर अगले सीन में नानफांग को घर पर उदास देख शुयान कहती है, क्या वो नानफांग? वो कहता है, आखिर बात क्या है? नानफांग कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई नहीं हरा सकता। एंड अगले दिन बोर्ड मीटिंग में कंपनी के प्रेसिडेंट को चुना जा रहा था जब मिस्टर गू के लोग अनाउंस करते हैं उसे एज अ न्यू प्रेसिडेंट। पर तभी उनका मैनेजर कहता है, सर पर यह कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है एंड इसके सारे पैसे हमें फंड करने होंगे। मिस्टर गू हैरान रह जाते हैं, कंपनी बर्बाद कैसे हो सकती है, ये तो काफ़ी सही चल रही है। नानफांग तभी असली ट्विस्ट रिवील करता है कि सालों पहले जब उसे नई फंड्स के लिए शेंग कंपनी के शेयर्स तियानवे फैमिली को दिए थे तो दादाजी को इस बात से आपत्ति थी, पर वो जानते थे फंड्स के बिना ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए नानफांग एक आइडिया लगाता है। एक शेंग कंपनी के दो हिस्से कर देता है, एक थी न्यू शेंग कंपनी और दूसरी थी ओल्ड। एंड सालों से जो कंपनी डूब रही है वो ओल्ड शेंग कंपनी है, जबकि न्यू शेंग कंपनी नई ऊंचाइयों पर है। एंड यहाँ पर मिस्टर गू को ओल्ड शेंग कंपनी के शेयर्स मिले थे, ना कि न्यू के। एंड यहाँ पर एक और राज रिवील होता है कि ओल्ड कंपनी के जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं धोखे से, वो सब कुछ एक्चुअली नानफांग को पहले से पता था, क्योंकि उसकी बहन और उसके सीनियर मेंबर्स कभी उसे धोखा नहीं दे सकते थे। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद उसने ये होने दिया ताकि मिस्टर गू को उनके किए की सजा मिले। एंड अब इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद कर उन्हें एक बड़ा कैपिटल शॉर्टेज होगा, जो उनकी कंपनी के लिए चिंता की बात है। इन सब के बाद फैमिली में एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है जब सभी के सामने नानफांग शुयान को प्रपोज करता है एंड दोनों दोबारा साथ हो जाते हैं। एंड उनके बीच एक प्यारे मोमेंट के बाद हमें बताया जाता है कि शुयान फिर से प्रेग्नेंट है एंड लिटिल मून का एक छोटा भाई या बहन इस दुनिया में जल्द आने वाला है। लिटिल मून ये सुन खुश हो जाती है एंड नानफांग भी, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, हमें ये हिंट देते हुए कि इसका सीजन 2 भी आ सकता है। आई रियली होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।